देखो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, पॉलिटिकल साइंस क्लास 12वीं का। ठीक है, आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस है। तुम्हारा क्लास कितना का है? क्लास 12वीं का है। ये बिहार बोर्ड के हैं और हमें जो पढ़ना है वो बारीकी बारीकी से ही पढ़ना है, हर एक ट्रॉफिक के बारे में पढ़ना है। इसीलिए हम यहाँ क्या लिखे हैं, जब इस बार जब मेरा रिजल्ट आएगा तो हमें 400 450 प्लस पार करना है। हर एक पॉइंट के बारे में हमें क्या करना है, जानकारी लेना है एवं समझना है। हर एक पॉइंट के बारे में समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहला जो है, किसी चीज को पढ़ने के लिए, कोई भी विषयों को पढ़ने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ता है, तो उसका परिचय। देखा होगा कि कोई रिश्तेदार नया नया जो शादी होता है और शादी करने के लिए वो क्या करता है, किसी लड़का या लड़की के पास जाता है तो उस लड़का या लड़की से उसके परिचय ही पूछता है। वे नहीं पूछता है कि सीधे तुम करते क्या हो, सबसे पहले उसका नाम पता पूछा जाता है। तो इसी प्रकार जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो उसका हर एक विषयों का अपना अपना परिचय होता है। समझ में आया? तो हम जान लेते हैं कि परिचय क्या होता है। सबसे पहला जो हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसका नाम क्या है तुम्हारा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। मतलब हमारे राष्ट्रों के निर्माण के लिए हमें कौन कौन से चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा या कौन कौन से चुनौतियों से लड़ा हुआ ये देश है, हमें उन सभी के बारे में एक एक पॉइंट के समझना है। थोड़ा सा मेरा सर्दी के वजह से आवाज भारी लग रहा है। देखो टॉपिक क्या है, सबसे पहले हमें जो पढ़ाई करना है, हमें परिचय। ठीक है, अगला जो है राष्ट्र निर्माण का अर्थ तथा नेहरू जी का दृष्टिकोण क्या था। उसके बाद बंटवारे का विरासत तथा शरणार्थियों का क्या है, पुनर्वास। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है, रियासतों का विलय तथा एकीकरण। उसके बाद हमें पढ़ाई करना है, यानी कि टॉपिक के बारे में जानकारी लेना है, वो है कश्मीर की समस्या। अभी वर्तमान में भी कश्मीर की जो समस्याएं चल रही हैं, हमें उस सभी के बारे में क्या करना है, जानकारी लेना है। वो पॉलिटिकल साइंस में ही लेना है। देखो उसके बाद क्या है, हैदराबाद वो मणिपुर का विलय। उसके बाद राज्यों का पूर्ण गठन। हमारे भारत जब देश आजाद हुआ था तो छोटा छोटा जो टुकड़ा था उसको राष्ट्र के निर्माणों में क्या किया, पूर्ण गठन कर दिया। उसके बाद हमें भाषाओं की राजनीति, हमें भाषाओं के बारे में क्या करना है, जानकारी लेना है। अगर हम यानी कि परिचय इतना टॉपिक को पढ़ लिए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम 8 टॉपिक को ये पहला चैप्टर में पढ़ लिए तो ये मेरा जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती है वो हमारा क्या हो जाएगा, द इंद हो जाएगा। मेरा ये खत्म क्या होगा बेटा, ये बुक पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जो चलेंगे हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को बारीकी बारीकी से क्या करेंगे, जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परिचय से चलेंगे। परिचय मतलब हम किसी के बारे में जानकारी, हम पहले भी बोले थे परिचय। देखो हमारा जो परिचय, जब हम किसी भी देश, कोई भी देश चाहता है कि हमारा देश क्या हो, स्वतंत्र हो। हमारा देश क्या है, हमारा जो भारत देश है वो क्या, स्वतंत्र। कोई भी देश चाहेगा कि हमारा देश क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, हम लोग स्वतंत्र रहे। तो हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, जब स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। ठीक है, तो हमारे देश को बनाने के लिए, हमारे देश के निर्माणों के लिए हमें मजबूत होना चाहिए। तो हमारे देशों को बनाने के लिए सबसे पहला क्या, एकीकरण की समस्याएं को दूर करना होगा, एकीकरण मजबूत करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ मजबूत बनाने के लिए, एकीकरण देश को बनाने के लिए हमें कदम उठाना होगा। राष्ट्रों को बनाने के लिए हमको राजनीति दृष्टिकोण से या धार्मिक दृष्टिकोण से या फिर सामाजिक दृष्टिकोण से, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से हमें क्या करना है, देश को मजबूत करना होगा।
ठीक है। देश को मजबूत करने के लिए सबसे पहले देखो 1947 ईस्वी को क्या हुआ था, आजाद हुआ था हमारा देश जो हुआ, भारत देश जो है वो आजाद हुआ था, ठीक है। आजाद मतलब आजाद जो हुआ था, तो हमें देश को चलाने के लिए सबसे पहले राज्यों का एकीकरण, हमें देश को चलाने के लिए क्या करना चाहिए, राज्यों का एकीकरण करना चाहिए, ठीक है। भाषा का विवाद जो है उसको क्या करना चाहिए, भाषा के विवादों को खत्म करना चाहिए, भाषा के विवादों को खत्म करना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा है संघीय ढांचा का विकास होना चाहिए, संघीय ढांचा का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। उसके बाद गुलामी से हमें पूर्ण मुक्त होना चाहिए, गुलामी से हमें क्या होना चाहिए, पूर्ण मुक्त होना चाहिए। देखो 1947 में देश आजाद हुआ था, तो देश को हमें बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए राज्यों का एकीकरण होना अति आवश्यक है। भाषा का क्या है, विवाद को खत्म करना अति आवश्यकता था, संघीय ढांचा का निर्माण करना था। उसके बाद गुलामी से पूर्णतः क्या करना है, हमको मुक्त करना था, ठीक है। अगला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। किस किस ने योगदान दिया, हमारे राष्ट्रों के निर्माणों के लिए किस किस ने योगदान दिया, तो योगदान देने वाला जो व्यक्ति था वो क्या था, पंडित नेहरू, ठीक है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर, उसके बाद तुम्हारा सरदार पटेल, महात्मा गांधी, उन व्यक्तियों ने क्या किया था, राष्ट्र के निर्माणों के लिए अपना योगदान दिया था। देखो राष्ट्र का निर्माण, हमारा राष्ट्र यानी कि राष्ट्र निर्माण का जो अर्थ है, नेहरू का दृष्टिकोण से क्या था, नेहरू के दृष्टिकोण से राष्ट्रों को निर्माण के लिए, देखो राष्ट्र का निर्माण का अर्थ हुआ, राष्ट्र जो है, राष्ट्र का निर्माण का जो अर्थ होता है वह राष्ट्र जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, हर एक दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए बेटा, मजबूत होना चाहिए। तब जाकर के हमें विकास की जो नए पीढ़ी है उसको हम क्या करेंगे, अवसर, लगातार देश को नए नए अवसर प्राप्त होता रहेगा। देखो जब हम लोग ये मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने के लिए, हमें घरों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कितने चीजों की आवश्यकता होता है, देखो सबसे पहले हमें बालू की आवश्यकता हो जाता है, गिट्टी की आवश्यकता हो जाता है, ठीक है, गिट्टी हुआ, मिट्टी हुआ, यानी कि लोहा हुआ, ठीक है, पानी भी है। तो ये देखो कितना आवश्यकता हो जाता है, तब जाकर के एक मकाम को हम पाते हैं। इसी प्रकार हमारे देशों को बनाने के लिए हमें सबसे पहले राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक दृष्टिकोण से हो, या उस सभी दृष्टिकोणों से हमें देश को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तो हमारा देश एक सही राष्ट्र नहीं बन पाएगा। तो इस सभी से हम क्या करेंगे, अपने देशों को अच्छे से बनाएंगे। देखो राष्ट्र निर्माण से जरूरी शर्तें, मतलब हमें राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी शर्तें क्या है, सबसे पहला जो है वो सामाजिक एकीकरण। सामाजिक एकीकरण, एकीकरण का मतलब होता है एकता। देखो सामाजिक एकीकरण मतलब एकला, समाज में रह रहे लोगों को के बीच क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के लोगों में, हर एक समाज है, हर एक धार्मिक है, हर एक विकास, चाहे हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हर एक व्यक्तियों में क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तब जाकर के हमारा क्या होगा, राष्ट्र निर्माण बनेगा। आर्थिक एकीकरण, देखो आर्थिक एकीकरण का मतलब क्या होता है, अगर आर्थिक कमाई में सबको एक समान क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए कमाई। अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समुदाय के लोग हो, ऊंच हो नीच हो, या कोई मान लो हम अभी टीचर हैं, हम तुम सभी को पढ़ाते हैं, हमारे बीच बहुत प्रकार के
विद्यार्थी आते हैं, अनेकों गांवों से आते हैं, हमारे अपने गांवों से भी आते हैं। अगर हम अपने गांवों वाले से अगर फीस हम कितना मान लेते हैं, अभी 300 हम लेते हैं सिंगल, कितना 12वीं का हमारा जो फीस है, मंथली जो फीस है वो केवल कितना है, यानी कि 300, वही है ना। अगर हम मान लेते हैं हमारे गांव के लिए, हमारा तो फीस यही है, अगर अदर वाइज गांव के विद्यार्थी जो हमारे पास आते हैं, अगर हम इनसे जो 500 फीस ले मंथली चार्ज, तो यहाँ पे हम क्या किए, उन विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किए या नहीं किए। हमारे ले लो उस विद्यार्थियों, हर एक विद्यार्थी क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, एक समान होना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर जिस पद पे हम हैं, उसी पद पर अगर दूसरा भी व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसे भी एक सम्मान मिलना चाहिए। अगर हमारा 10,000 रुपया मंथली है, तो उस व्यक्ति को भी कितना होना चाहिए, 10,000 रुपया ही होना चाहिए। उसके बाद देखो, कमाई के साधन पर्याप्त हो और लोगों को अच्छा अवसर मिले। अगर अच्छे अच्छे हमारे देशों में कंपनियां हो तो क्या होगा, पर्याप्त हो जाएगा, कमाई के अनेकों साधन हो सकता है। उसके बाद सांस्कृतिक एकीकरण, सभी संस्कृति को बराबर अधिकार मिले। मतलब जितने भी देश में जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, उन सभी धर्मों के लोगों को एक समान बराबर बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तब जाकर के हमारा देश जो है वो एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। हमारे देश में टोटल जो कास्ट है, टोटल जो कितने, टोटल जो मतलब कास्ट है, जाति है, वो कितने हैं, 8 हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, फारसी है, उसके बाद क्या है, फारसी है, थोड़ा देखो नाम भूल रहे हैं, हम बता देंगे। राजनीतिक अधिकार, देखो देश की राजनीति में सभी वर्गों का क्या होना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। जितने भी लोग के समुदाय हैं उन सभी को क्या मिलना चाहिए, एक समान अधिकार मिलना चाहिए। एक क्या है, बौद्ध धर्म है, ठीक है, हम भूल गए थे, एक क्या है, बौद्ध है, यूनानी है, या एक ऐसा ही कुछ है, हम वो भी बता देंगे। तो 8 धर्मों के लोग हमारे भारत देश में रहते हैं। उन 8 जातियों के धर्मों के लोगों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। तो आज हम यहीं तक रहने देंगे, अगला दिन हम उससे आगे बढ़ेंगे।